हे दोस्तों, मैं चिराग एक वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का 5th वीडियो। ये इसका लास्ट वीडियो है, उसके बाद तो हम इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं आर्म्स लेंथ प्राइस के मेथड। तो देखिए, इसके 5 मेथड होते हैं कंपटीशन के। पहला है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, जो कि ट्रांजेक्शन बेस है। फिर रीसेल प्राइस, ये भी ट्रांजेक्शन बेस है। फिर है कॉस्ट प्लस मेथड, ये भी ट्रांजेक्शन बेस है। फिर प्रॉफिट बेस दो होते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट और ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। और देखिए, ये लास्ट दे रखा है सच अदर मेथड्स एस में बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो अभी तक तो बोर्ड ने कोई अलग से प्रिस्क्राइब नहीं किया है। तो टोटल मिला के 5 मेथड ही हैं जो हम कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आपको पता है कि जब भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो जानबूझ के वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम बोल सकते हैं कि इनकम को कम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो या तो अपनी सेल प्राइस कम दिखाएंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं, या एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे प्रॉफिट कम बने। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफर प्राइस है वो बिल्कुल सही नहीं दिखाई गई। तो उस केस में आपको आर्म लेंथ प्राइस पे उस ट्रांजैक्शन को कंप्यूट करना पड़ता है, जिससे जो प्रॉफिट का पार्ट है वो वापस से सही हो सके। कहने का मतलब, जो प्रॉफिट कम दिखाया गया है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से आपने कम दिखाया है, अंडर स्टेट किया है, उसको वापस से सही किया जा सके और उस पर टैक्स उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जा सके। तो इसलिए आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे शुरू में यही बोल रहा है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, या एसोसिएटेड पर्सन या जो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज रिलेटेड पार्टी है उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसके बेसिस पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है वो जनरली उसके थ्रू आर्म लेंथ प्राइस निकल के आती है। अब उसमें सबसे पहले दे रखा है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, जिसको आप कप मेथड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जनरली ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें देखिए क्या बोल रहा था, प्राइस चार्ज और पेड फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड इन ए कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो अनरिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो भी जनरली देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनकंट्रोल्ड कंडीशन में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो देखे जा रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको कवर कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, फिर ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सीधा चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए, पर्टिकुलर मैं इस मेथड की तरफ आ गया हूँ। अब देखिए, मैंने शॉर्ट में कवर किए हैं। तो देखिए, कप मेथड दिख रहा है, इसमें जनरली क्या बोल रहा है, प्राइस चार्ज और पेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, यानी अनरिलेटेड पार्टीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुए जनरली वो प्राइस इसमें दिखेगी। उसके बाद प्लस माइनस क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ जब भी ट्रांजैक्शन करते हो और कुछ सेल करते हो तो जानबूझ के कम दिखाते हो, जिससे आपका क्या बने, टैक्स का पार्ट कम बने, क्योंकि प्रॉफिट कम बनेगा। लेकिन उसी तरीके से अगर आप अनरिलेटेड पार्टी से करते हो तो सेल की प्राइस हाई होती है। तो इसका मतलब रिलेटेड पार्टी जो एसोसिएटेड है उसके साथ तो जानबूझ के आपने प्राइस कम दिखाई, लेकिन जो अनरिलेटेड है उसके साथ ज़्यादा दिखाई। लेकिन फिर आप बहाना क्या बनाते हैं कि अनरिलेटेड पार्टीज़ के साथ मैंने क्या है, जब भी ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस में बोल सकते हैं कि जो मैंने प्राइस ज़्यादा दिखाई है इसलिए दिखाई है क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग गया, मेरी वारंटी की कॉस्ट भी लग रही है। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखाने की कोशिश करते हो और बोलते हैं तभी मैंने हाई प्राइस पे बेचा है। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए जनरली ये मेथड आ गया एक तरीके से। तो उसमें क्या बोल दिया कि जो आपने अनरिलेटेड पार्टी से प्राइस ली है, प्राइस चार्ज की है, वो जनरली ले लो, यानी एक तरीके से सेल प्राइस हो गई जो अनरिलेटेड पार्टी को आपने गुड्स बेचा है या सर्विसेज दी है उससे रिलेटेड। फिर उसमें से एडजस्टमेंट कर दो। आप बोल रहे हो मेरे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए, मेरे वारंटी के चार्जेस लग गए, जो भी लग गए वो लेस कर दो, तो बाकी हो जाएगी आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, अब देखिए, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इसको सही कर लेता हूँ। अब ठीक है, देखिए, एक इंडियन कंपनी है जिसकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है दुबई में। दुबई कंपनी कोई भी मान के चल लीजिए, देखिए जैसे XYZ है ये और ये ABC है, ऐसे मान के चल लीजिए। जब XYZ कंपनी ABC को, यानी इंडियन कंपनी दुबई कंपनी को 10,000 यूनिट बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग बेचती है। लेकिन वही चीज़ अगर किसी वो अनरिलेटेड पार्टी, मान के चलो मिस्टर A को बेचेगी, तो 1,200 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग बेचती है। तो यहाँ पे आ गया ना डिफरेंस, कि आप रिलेटेड पार्टी के साथ कम पे कर रहे हो ताकि आपका क्या हो, इनकम का पार्ट कम बने और टैक्स आपको कम चुकाना पड़े। लेकिन अनरिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो तो आप ज़्यादा में कर रहे हो। लेकिन अब बहाना क्या बनाते हैं इंडियन कंपनी, कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, वारंटी चार्जेस लग रहे हैं, इस तरीके से पार्ट आ रहा है। ये जनरली क्या होता है कि बल्क में खरीदता है या बल्क में नहीं खरीदता, ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल चार्जेस आप बता देते हो कि जनरली ये चार्जेस लग रहे हैं, इस वजह से हम इसको कम में बेच रहे हैं और इसको ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मेथड आ गया कप मेथड। उसमें क्या बोला कि सेल वैल्यू ऑफ अनरिलेटेड पार्टी दिखाओ, दिखाओ कितना है, सेल वैल्यू ऑफ अनरिलेटेड पार्टी कितने में बेचते हो, 1200 में बेचते हो। चलो उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट, जो भी एडिशनल चार्जेज है या एडजस्टमेंट के चार्जेस हैं वो लेस कर दिए। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपीज़ लेस कर दिया। अब आप क्या बोलोगे, जब इंडियन कंपनी दुबई कंपनी को बेचती है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती? देखो, यहाँ पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो इंडियन कंपनी क्या बोलेगी कि दुबई की कंपनी क्या करती है, अपना ट्रक खुद बेचती है,
यानी जो भी लोडिंग के चार्जेस है वो दुबई की कंपनी पे करती है, हमें पे करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उसको 1000 में बेचते हैं। तो जनरली आप ये भी बहाना बना लेते हो, तो इसलिए ये मेथड आया जिसमें क्या बोला कि चलो दुबई कंपनी ने ट्रांसपोर्ट का खुद ही बेच दिया, तो आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लगा, तभी आप बोल रहे हो 1000 ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे अनरिलेटेड पार्टी को जब भी आप बेचते हो तो आपकी खुद की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपये पर यूनिट लग जाती है। तो चलो जो एडिशनल चार्जेस है वो लेस कर दो, तो आर्म लेंथ प्राइस 1100 रुपये तो होनी चाहिए थी, जबकि आप 1000 में बेच रहे हो। तो जब आप 1000 में बेच रहे हो और 1100 होनी चाहिए थी, तो आपने 100 रुपये कम दिखाई प्राइस। 100 रुपये कम दिखाने से देखो आप 10,000 यूनिट बेचते हो, तो 10,000 इंटू 100 के हिसाब से कितना हो गया, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मेरे हिसाब से 10 लाख का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का, मैंने गलती से 1 करोड़ कर दिया, पर याद रखना 10 लाख का डिफरेंस हो जाएगा और 10 लाख की इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपको आर्म लेंथ प्राइस 1100 दिखानी पड़ेगी। तो आपने जानबूझ के 1000 दिखाए हैं जिससे आपका 10 लाख का प्रॉफिट कम दिखे। तो हम बोलेंगे कि जैसे हमने आर्म लेंथ प्राइस पे दिखाया उससे क्या होगा, परसेंटेज इनकम बढ़ जाएगी, यानी जो भी इंक्रीज हो जाएगी इनकम में उसके थ्रू आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको आर्म लेंथ प्राइस पे दिखाना है ट्रांजेक्शन, ना कि इस पे दिखाना है। तो एक ये मेथड हो गया, ठीक है। फिर अगला जो मेथड कवर करेंगे वो कवर करेंगे कौन सा, रीसेल प्राइस। पर उससे पहले एक बार मैं आपको, रुकिए, हाँ अब ठीक है, और यहाँ पे हम आ गए इस पर्टिकुलर मेथड पे। अब देखिए जो मैंने बोला कि अभी मैं अगला मेथड करा रहा हूँ रीसेल प्राइस का, उससे पहले जनरली थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ के देख लेना। हल्का सा मैं पॉइंट बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था प्राइस चार्जेस और पेड फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ए कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन और नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज आइडेंटिफाइड। तो देखिए आपके ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्लोजली लिंक होने चाहिए, और अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या हो गया कि एंटरप्राइज का जो ट्रांजेक्शन है वो किसके साथ हो रहा है, अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इसका मतलब अगर किसी और रिलेटेड पार्टी, सॉरी किसी और अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते तो वो अनकंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो कंट्रोल्ड कंडीशन में होते हैं, वो तो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि वहाँ तो 1000 रुपये में कर लिए, लेकिन अनरिलेटेड या अनकंट्रोल्ड कंडीशन में होते तो कितने होते, 1200 में होते। फिर बोल रहा है कि चलो आप बोल रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, वारंटी चार्जेस, तो ये सेकंड आ गया, सच प्राइसेस एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर डिफरेंस if any between the international transaction or the specified domestic transaction and the comparable uncontrolled transaction or between the enterprise entering into such transaction। तो आपको पता है कि आप जो अनरिलेटेड मिस्टर ए के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो एक तरीके से क्या हो गया, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन हो गया, जिसमें कोई कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है। और जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें कंट्रोलिंग का पार्ट है, उसमें इन्फ्लुएंसिंग का पार्ट है। तो जो एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं जो आप अनरिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो तो वो आप एडजस्ट कर दो, जो कि एक तरीके से ओपन मार्केट की प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि एडजस्टेड प्राइस जो भी आएगी वो जनरली आर्म लेंथ प्राइस कहलाएगी। अब देखिए प्रॉपर्टी में क्या बोल दिया, गुड्स भी आते हैं, आर्टिकल थिंग्स भी आते हैं, और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी आ गई। और सर्विस में क्या बोल दिया, जो आपकी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज या आप जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो सब आ जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इस तरीके से आपका पार्ट आ गया। अब देखिए दूसरा है रीसेल प्राइस मेथड, तो इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे, उसके बाद ही आगे आपको समझ में आएगा। तो अब सीधा चलते हैं किसकी तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि जब भी रीसेल प्राइस मेथड होता है तो उसमें क्या होता है, देखो रीसेल नाम से पता चल रहा है, तो एक बार मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ बोल रहा है बाय गुड्स, क्या बोल रहा है, बाय गुड्स फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज से गुड्स खरीदा जाता है, उसके बाद अनरिलेटेड पार्टी को बेचा जाता है। तो उस केस में एएलपी को कैसे कंप्यूट करते हैं, क्योंकि जानबूझ के क्या पता आपने अपना प्रॉफिट को कम दिखा दिया हो। तो उस केस में क्या बोल रहा है, प्राइस सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टी, पहले ये दिखाओगे कि आपने अनरिलेटेड पार्टी को जो माल बेचा है। फिर देखिए बोल रहा है कि अगर आप अनरिलेटेड पार्टी को माल बेचते हो तो उस केस में जो प्रॉफिट है जरूरी नहीं कि आपने सही दिखाया हो, क्या पता जो प्रॉफिट का पार्ट है वो आपने परसेंटेज के फॉर्म में कम लिया हो। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि जो जीपी मार्जिन है वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में क्या होगा, मतलब नॉर्मल केस में आप तो अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो, ठीक है, प्राइस सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टी की बात कर रहा है, पर यहाँ पे हम जीपी मार्जिन जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब अनरिलेटेड पार्टीज के केस में जीपी मार्जिन क्या होता है। तो नॉर्मल केसेस हमने ले लिए, यानी हमने कोई रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन नहीं लिया, हमने बोला कि अनरिलेटेड कंडीशन में जीपी मार्जिन क्या होता है। तो देखिए ये पार्ट आ गया, जैसे ही लेस किया तो ये पार्ट आपको दिख रहा है। इसमें बोल रहा है परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस या फंक्शनल डिफरेंसेस है वो लेस कर दो तो एएलपी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अनरिलेटेड पार्टीज को जो भी माल बेचा है वो उसमें से जीपी मार्जिन हटा दो तो बाकी क्या आएगा, एक तरीके से कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और कॉस्ट में जो भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंस या फंक्शनल डिफरेंस है वो हटा दो तो बाकी क्या आ जाएगी, एएलपी आ जाएगी। देखिए इससे आप समझ जाओगे, ये आपका हो गया रीसेल प्राइस मेथड।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी लिमिटेड इंडियन कंपनी है और ए बी इंक यूएसए से रिलेटेड कंपनी है। ए बी लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं 55% शेयर, तो आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट 26% होने चाहिए, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज होते हैं, तो आपको पता है कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं, याद रखना, ठीक है। बाय गुड्स फ्रॉम ए बी इंक फॉर 20 लाख। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी इंडियन लिमिटेड क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है ए बी इंक से, तो मैंने क्या बताया, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से गुड्स खरीद रहे हैं और बेच रहे किसको है, अनरिलेटेड पार्टी को। जब गुड्स खरीदे 20 लाख के, तो साथ में कस्टम ड्यूटी लग गई 3.5 लाख की, तो ये परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होगा, याद रखना। अब देखिए जब अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हैं तो 30 लाख में बेचते हैं, और ये बोला देखो सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टी इन इंडिया फॉर 30 लाख, अनरिलेटेड पार्टी को ये बेच दिया 30 लाख में। अब एक बार कॉस्ट निकालिए बोल रहा है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि मान के चलिए कि जो जनरली जीपी होता था प्रॉफिट, कि जब भी ये अनरिलेटेड पार्टी को बेचा जाता था 25% प्रॉफिट में बेचा जाता है, 25% मार्जिन जोड़ के बेचा जाता है, तो उस केस में आपको बताया कि सेल का 25% है, तो 30 का 25% निकला 750, 22,50,000, ठीक है, ऊपर की तरह सेम। फिर देखिए परचेज रिलेटेड एक्सपेंस कितने थे कि 3,50,000 कस्टम ड्यूटी लगी, तो 2250 में 350 लेस किए तो आर्म लेंथ प्राइस आ गई 19 लाख। अब देखिए आप खुद देखिए कि आर्म लेंथ प्राइस जो 19 लाख आ गई, तो एक तरीके से आपकी कॉस्ट आई, उसमें से आपने जो परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो हटा दिए, कि अगर कस्टम ड्यूटी का पार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखो अनरिलेटेड पार्टी को इंडिया में बेच रहे हो 30 लाख में, ये बोल रहा है। आप जब खरीद रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी हो रही है, ओनली 20 लाख की हो रही है, कितने की हो रही है, 20 लाख की। चलो ऐसे देखिए कि 20 प्लस 3.5, 23.5 लाख की कॉस्ट हो रही है, आप ये बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो देखो आपकी कॉस्ट सिर्फ 22,50,000 ही हो रही है, लेकिन जानबूझ के आप 1 लाख का खर्चा ज़्यादा दिखा रहे हो। खर्चा दिखाने से आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस पर जो टैक्स का पार्ट है आपको कम देना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा है कि आप 2250 दिखाओ, या मैं देखो अब मेथड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो मेथड के अकॉर्डिंग तो क्या करना पड़ेगा, जो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है वो लेस करने पड़ेंगे। तो देखो एएलपी आपकी 19 लाख, इसका मतलब आपको खर्चा 19 लाख दिखाना पड़ेगा, जबकि आप कितना दिखा रहे हो, 20 लाख दिखा रहे हो। तो अगर आपने एक्सपेंसेस अपने 20 लाख दिखा दिए तो आपने 1 लाख ज़्यादा दिखाए, जिससे आपकी इनकम है कम दिखी, इनकम कम दिखने से आपका टैक्स कम बनेगा। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव क्या करेंगे, अगर आप एएलपी पे दिखाते हो तो इससे आपकी इनकम अब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एएलपी पे दिखाना सही है, जिससे गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, टैक्स आएगा। आपने जानबूझ के अगर उसको 20 लाख में दिखाया खर्चा, तो आपका प्रॉफिट कम बना, टैक्स कम बना, जबकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप एएलपी खर्चा दिखाओ 19 लाख पे, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी 1 लाख। ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अब देखिए तीसरे पे चलते हैं, जो कि अपना कॉस्ट प्लस। इस तरीके से मैं धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ, 1 मिनट यहाँ पे आ जाऊँ, थोड़ा सा क्या है स्लो है प्रोसेसर, हाँ अब ठीक है। अब देखिए मैं वापस क्या आ रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट में आ रहा हूँ, तो रीसेल प्राइस को एक बार पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ कि क्या पार्ट दे रखा है। द प्राइस एट विच प्रॉपर्टी परचेज और सर्विस ऑब्टेन बाय एंटरप्राइज फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज रीसोल्ड और आर प्रोवाइडेड टू अनरिलेटेड पार्टी इज आइडेंटिफाइड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइस जिस पर प्रॉपर्टी परचेज की गई है, सर्विस ऑब्टेन की गई, वो किससे की गई, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, और उसको रीसेल की गई और या प्रोवाइड की गई किसको, अनरिलेटेड एंटरप्राइज को। सच रीसेल प्राइस इज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन अक्रूइंग टू एंटरप्राइज और टू एन अनरिलेटेड एंटरप्राइज फ्रॉम द परचेज एंड रीसेल ऑफ द सेम और सिमिलर प्रॉपर्टी और फ्रॉम ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग द सेम और सिमिलर सर्विस इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन और ए नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन। देखिए नॉर्मल सा पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया कि अनरिलेटेड पार्टी को जो भी सेल किया गया है, तो वो कितने में सेल किया गया आपको पता है, तो आपको पता है कि 30 लाख में सेल किया था। फिर उसका जीपी मार्जिन कितना था, तो आपको पता है कि 25% प्रॉफिट जोड़ के बेचा था, तो कॉस्ट क्या निकली थी, 22,50,000 निकली थी। इस तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पार्ट जनरली नॉर्मल यही रहता है। फिर उसमें 22,50,000 में से 350 की जो कस्टम ड्यूटी है वो हटा दी थी, तो 19 लाख एक तरीके से आपकी आर्म लेंथ प्राइस होगी। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है प्राइस जो अराइव हुई उसमें फर्दर क्या रिड्यूस किया, जो भी एक्सपेंस इंकर हुए हैं इनके कनेक्शन में, जो भी प्रॉपर्टी को खरीदने से रिलेटेड या सर्विस को पाने से रिलेटेड, जो भी प्राइस आएगी वो एडजस्टेड हो जाएगी। द प्राइस सो अराइव्ड एट इज एडजस्टेड टू टेक इन टू अकाउंट द फंक्शनल एंड अदर डिफरेंस। देखिए बोल रहा है कि परचेजिंग एक्सपेंस भी होते हैं, इसी तरीके से फंक्शनल डिफरेंस भी होते हैं। कहने का मतलब डिस्काउंटिंग का पार्ट हो गया, वारंटी का पार्ट हो गया, इस तरीके से जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सारा ऐड लेस करने के बाद जो भी पार्ट आया वो आपका क्या आएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगी, जबकि आपने ज़्यादा कॉस्ट दिखाई हुई है, ठीक है। द एडजस्टेड प्राइस अराइव्ड एंड अंडर 4 इज टेकन टू बी एन आर्म लेंथ प्राइस इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और ऑब्टेनिंग ऑफ द सर्विसेज बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो उस केस में आपको जो कॉस्ट लेनी है वो आर्म लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग लेनी है। फिर देखिए तीसरा आपका जो मेथड है वो है कॉस्ट प्लस मेथड, ये दे रखा है, ठीक है।
तो अब कॉस्ट प्लस मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए कॉस्ट प्लस मेथड का वैसे जनरली क्या है कि कोई फॉर्मेट ये नहीं बनाया हुआ, लेकिन फॉर्मेट के बिना भी आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें क्या बोल रहा है कि एक है आपकी ये, एक मिनट, हाँ ये रही ये बीटा लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये एल्टो लिमिटेड है जो जर्मनी की है। एल्टो लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं 30% बीटा लिमिटेड के, तो आप बोल सकते हो कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। तो देखिए हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो हम बीटा लिमिटेड है। नॉर्मली जीपी जो हम कमाते हैं वो क्या कमाते हैं, कॉस्ट का 50% कमाते हैं। किसका, नॉर्मली जो जीपी मार्जिन है वो किसका, कॉस्ट का 50% याद रखना, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्लस मेथड की बात की है तो इसलिए समझाने के लिए मुझे यही बताना पड़ेगा। प्रोवाइडेड सर्विसेज टू एल्टो लिमिटेड ये बोल रहा है। अब देखिए ये बोल रहा है कि बीटा लिमिटेड ने एल्टो लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड की, यानी अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को। और अगर यही सर्विस वो सी लिमिटेड को प्रोवाइड करता है, यानी एक अनरिलेटेड पार्टी को, तो क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और एक अनरिलेटेड। तो अगर वो एसोसिएटेड को प्रोवाइड करता है तो ओनली 2000 रुपये पर आवर लेता है। 100 घंटे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब सेल कितनी बनेगी, 2 लाख की बनेगी। लेकिन अगर वो सी को देता है तो 3000 रुपये पर आवर चार्ज करता है। अब देखो ऑर्स वॉर्स लेने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल का मतलब नॉट गिवन, कॉस्ट दे रखी है नहीं दे रखी, क्योंकि देखो मेरे को समझाना सिर्फ क्या है, 3000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। वैसे तो यहाँ पे मैं 100 ले सकता था, लेकिन क्या होता है फालतू का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए ये देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि ये जनरली जब सर्विस करता सेल तो कितने में, 2 लाख में करता, 2000 रुपये पर आवर ही ले रहा है, लेकिन अनरिलेटेड से वही चार्ज कर रहा है 3000 पर आवर। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट लग रही है जब भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एल्टो को, तो बोल रहा है मेरी 1,75,000 की कॉस्ट लग रही है। यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा नीचे। अब देखो जब इससे बोला गया यानी गवर्नमेंट ने कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ एल्टो को, तो मेरा खर्चा और लगता है। टेक्निकल सपोर्ट मुझे एल्टो से मिलता है तो एक तरीके से मेरा खर्चा नहीं लगता, मैंने उल्टा बोल दिया। और यहाँ पे बोलेंगे कि हम सी लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस केस में हमें टेक्निकल सपोर्ट कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, तो उसके हमारे चार्जेस लगते हैं। इसी तरीके से देखो ये हमारी रिलेटेड पार्टी है चाहे, लेकिन ये क्या करता है, बल्क में हमसे ऑर्डर मंगवाती है, बल्क में हमसे ऑर्डर लेती है, तो उस केस में डिस्काउंट भी हम देते हैं इसको। इसके अलावा कोई बैड डेट्स के इसके चांसेस भी नहीं है, कोई रिस्क के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये कभी भी हमसे बल्क में नहीं खरीदती है, या कभी कभार खरीदती है, या ये तो नई पार्टी है तो कोई डिस्काउंट का पार्ट हम देंगे भी नहीं इसको, नो डिस्काउंट। ठीक है, रिस्क ऑफ बैड डेट्स की रिस्क के चांसेस, क्यों देखो डिस्काउंट नहीं होगा तो प्राइसेस भी कम नहीं होगी, जो प्राइस है वो वही रहेगी। बैड डेट्स के चांसेस भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इससे 3000 पर आवर के चार्ज लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अब ALP क्या होगी। ALP आप देख सकते हैं, वैसे मैंने ऊपर कहीं नहीं लिखाया, नहीं यहाँ पे नहीं लिखाया, तो नीचे मैं बता देता हूँ। देखो ये, हाँ अब देखिए ALP कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब देखिए आपको पता है कि कॉस्ट जो लग रही थी, अगर आप रिलेटेड पार्टी को सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कॉस्ट कितनी लग रही थी, 1,75,000। ये हो गया अपना स्टेप 1। अब आपको पता है कि दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप है, उसमें जनरली हम क्या करेंगे, जो 50% ऑफ कॉस्ट है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 50% ऑफ कॉस्ट जनरली आप क्या करते हो, कॉस्ट पे 50% चार्ज करके बेचते हो, तो बोल रहा है कि 50% आपको गिवन है। अब फंक्शनल डिफरेंस क्या है, तो देखिए सीधी सी बात है, अनरिलेटेड पार्टी जो है वो कोई भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, जबकि जो रिलेटेड पार्टी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शनल डिफरेंस है, चलो उसको एडजस्ट करो, उसको लेस करो, कि हम डिस्काउंट क्या करते हैं, रिलेटेड पार्टी को देते हैं, रिस्क के चांसेस नहीं होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट क्या हमें एक तरीके से मिल जाता है। तो उस केस में देखो क्या बोल रहा है, 50 रुपीज़ का, क्योंकि कॉस्ट है तो उसका 20%, 10 रुपीज़ टेक्निकल सपोर्ट ये लेस हो गया, यहाँ पे 50 का 10% डिस्काउंट का पार्ट ये लेस हो गया, ये 50 का 10% 5 हो गया। और देखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो मैंने लिया, ये प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऐसे होता है, मान के चलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ एक बार। देखो जो ये बीटा लिमिटेड है ना, जनरली क्या आपको पता है कि बीटा लिमिटेड जो एल्टो लिमिटेड के साथ ट्रांजेक्शन है, तो जो एल्टो लिमिटेड है ना उसके साथ एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिस्क का पार्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो इसके साथ हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्रेडिट में, क्योंकि हमारी ये जानकार पार्टी है, उल्टा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि वैसे कैश में करेंगे तो रिस्क के चांस नहीं होंगे, लेकिन ये एसोसिएटेड है तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जबकि ये जानकार नहीं है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके साथ उधार करेंगे तो पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब आप अपोजिट पार्ट करते हो तब माइनस का पार्ट नहीं आता, तब क्या आता है, फंक्शनल डिफरेंस में प्लस का पार्ट आता है। तो मान के चलिए
आपका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 30% नहीं होगा। 50 में से अगर आप ये 30 लेस करेंगे ये तीनों, तो उसके साथ आपको 1.5 भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5% क्रेडिट ट्रांजेक्शन की जो रिस्क है वो आपके फेवर में है। तो 50 का 5% 1.5 जोड़ दिया, तो टोटल मिला के जो कॉस्ट का है वो 31.5 ही आ रहा है। अब देखिए, अगर आप देखोगे कि आपके लिए जो सेल होगी वो क्या होगी, 175 आपकी कॉस्ट लगती है, और उसमें आप क्या करते हो, कॉस्ट का 31.5% जोड़ लेते हो। वैसे 50% जोड़ते, लेकिन आपने क्या बोला, टेक्निकल सपोर्ट के चार्जेस भी लग जाते हैं, डिस्काउंट का पार्ट भी लग जाता है, चलो वो एक तरीके से हटा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि चलो आप 50% प्रॉफिट चार्ज, 50% सामने वाले से यानी जो अनरिलेटेड पार्टी है उसे 3 लाख क्यों चार्ज करते हो, 3000 पर आवर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस केस में वो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, हमें उसको क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट भी हम जनरली क्या करते हैं उसको नहीं देते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हायर प्राइस पे करेंगे, वो बल्क में ऑर्डर नहीं लेता, वो हमारी अनरिलेटेड पार्टी है, तो उस केस में लेस करते करते यहाँ तक लेके आए। तो अगर रिलेटेड पार्टी को सर्विस दी जाएगी तो वो कितने में दी जाएगी, 2,30,125 में दी जाएगी, 2,30,125 में दी जाएगी। जबकि हम रिलेटेड पार्टी से जो चार्ज कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 2 लाख ही चार्ज कर रहे हैं। तो उस केस में हम अपनी सेल प्राइस कम दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही सेल प्राइस आप बढ़ा दोगे, कहने का मतलब ALP भी दिखाओगे, तो 30,125 आपकी सेल प्राइस बढ़ेगी। सेल प्राइस बढ़ने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट का पार्ट बनेगा और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, इसलिए आप ALP पे दिखाओ। अगर आप इस पे दिखा रहे हो कि जो आपने एल्टो से चार्ज किए 2000 पर आवर के हिसाब से 100 आवर 2 लाख रुपीज़, तो वो गलत हो जाएगा। आपको ALP 2,30,125 पे चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, चाहे आप देख लेना, यही लिखा हुआ है। तो अपना कौन सा था, कॉस्ट प्लस मेथड था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एंटरप्राइज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट और सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। पहले सबसे पहले कॉस्ट जो लगी वो क्या लगी, रिलेटेड पार्टी की। फिर उसमें प्लस क्या करा, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है जो मार्कअप किया गया है किसके अकॉर्डिंग, जो भी कॉस्ट निकली है। देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ नॉर्मल GP मार्कअप टू सच कॉस्ट arising from the transfer or provision of the same or similar property or service by the enterprise or by an unrelated enterprise in a comparable uncontrolled transaction or number of such transaction is determined। इसका मतलब जो नॉर्मल आप अनकंट्रोल्ड कंडीशन में यानी अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हो तो कॉस्ट का 50% प्रॉफिट जोड़ के बेचते हो, क्या करते हो, ये 50%, तो कॉस्ट का मार्कअप कर दिया आपने 50%। इस मार्कअप में आपने एडजस्टेड किए जिसको बोलते हैं फंक्शनल या अदर डिफरेंस। अब मैंने क्या क्या लेस किए थे, आपको बताया कि मैंने सपोर्ट का पार्ट लेस किया था, डिस्काउंट का पार्ट लेस किया था, बैड डेट की रिस्क का पार्ट लेस किया था, और क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन का जो पार्ट होता है उसमें ऐड किया था। तो इस तरीके से जो भी फंक्शनल डिफरेंस है जैसे ही मैंने उसमें ऐड कर दिए या लेस कर दिए, उसके थ्रू मेरा 31.5% निकल के आया था कॉस्ट का। यहाँ पे तो 50% था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 31.5 हो गया। द कॉस्ट रेफर टू इन फर्स्ट आर इंक्रीज बाय द एडजस्टेड प्रॉफिट मार्कअप अराइव्ड। तो आपको पता है कि 175 के साथ मैंने ये उसका कॉस्ट का 31.5 ऐड कर दिया, और जो सम आया वही मेरी आर्म लेंथ प्राइस कहलाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से आपके पार्ट हो रहे हैं। अब फोर्थ देखिए आपका प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब देखो ये जो मैं जनरली जो भी कवर करा रहा हूँ, तो देखिए मान के चलिए कि ये भी मैंने पहले कवर किए हैं, जैसे पहले CA से रिलेटेड कोर्स में, तो वही आप भूल जाते हैं, जैसे मैंने भी 7-8 साल पहले कवर किया, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन आप क्या करोगे, इसको 1-2 बार वापस देखोगे तो आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अपन चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है अपना प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का। तो देखिए मैं पर्टिकुलर यहाँ आ गया हूँ, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है जिसमें ALP की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, कह रहा है डिटरमिन टोटल प्रॉफिट ऑन द ट्रांजेक्शन। देखिए जब भी प्रॉफिट स्प्लिट की बात करते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक तो मल्टी लेवल ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा टोटल प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे जो मल्टी लेवल या मल्टी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुए। एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप क्या करते हो, अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज की भी हेल्प लेते हो और उसके थ्रू क्या करते हो, काम करते हो। तो उस केस में आपको पता है कि जो प्रॉफिट का पार्ट है वो टोटल आएगा, उसमें से कॉन्ट्रीब्यूट होगा, सब में बटेगा। तो उस केस में क्या बोल रहा है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा जो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने काम किया जितना। तो आपको पता है कि जैसे मान के चलिए कि 3 आपस में एसोसिएटेड है ABC, तो उनका कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने बोल दिया 4-4-2 इस तरीके से जनरली हो जाएगा। ठीक है, या 2-1 जो भी पर्टिकुलर रेशो वो निकल के आ जाएगा। फिर बोल रहा है सी स्प्लिट प्रॉफिट इन रिलेशन टू वर्क डन। तो यहाँ पे पहले कंट्रीब्यूशन निकालो, ये हट गया क्या, ये देखिए लिख लिया। फिर बोल रहा है स्प्लिट प्रॉफिट इन रिलेशन टू वर्क डन। तो प्रॉफिट जो निकाला है उसको बांटो। उसके बाद ALP क्या निकलेगी, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज की कॉस्ट है प्लस उसका जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आया है। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेल प्राइस निकल के आएगी और वो जनरली ALP कहलाएगी, न कि आपके अकॉर्डिंग जो आपने ALP बताई है वो नहीं।
ठीक है, या आपने आपके अकॉर्डिंग जो भी पार्ट बताया। देखो एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ तो सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि गूगल एक यूएसए की फर्म, आपको पता है कंपनी, उसको अलीबाबा से ऑर्डर मिला किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने का। तो यहाँ पे बोल रहा है रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो अलीबाबा है वो कितने दे रहा है, $2 लाख पे कर रहा है, जो कि जो $2 लाख है वो आपको अब चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में बीच में ही आ गया। ये $2 लाख का ऑर्डर किसको मिला है, गूगल को मिला है। गूगल के पास $2 लाख आएंगे और वो सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। अब इसके लिए जो वो हेल्प ले रहा है वो किसकी ले रहा है, इन्फोसिस की और टीसीएस की, यानी इंडियन कंपनी इनकी हेल्प ले रहा है। टीसीएस ने 30% शेयर इन्फोसिस के होल्ड कर रखे हैं और टीसीएस ने 27% गूगल के। तो आपको पता है कि एटलीस्ट 26%। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो टीसीएस ने 30% शेयर इन्फोसिस के, टीसीएस ने 27% गूगल के ये होल्ड कर रखे हैं। तो उस केस में जो $2 लाख है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। गूगल के पास $1 लाख आते हैं, इन्फोसिस के पास, ये इन्फोसिस है याद रखना, और ये टीसीएस है, इन्फोसिस के पास जो आते हैं वो $50,000 आते हैं और टीसीएस के पास आते हैं $50,000। अब जो कॉस्ट इंकर की गूगल ने टोटल मिला के, तो बोला कि हमने $2 लाख तो मिले लेकिन उसमें से $1,60,000 की कॉस्ट लग गई, जिसमें से जो उसको बांटा गया कॉस्ट को, तो 40-20, वैसे मैं बांटने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोल दिया, बांटा, 40-40-20, उस अकॉर्डिंग जनरली क्या किया है, बांटा गया है। यहाँ पे देखो कॉस्ट इंकर्ड बाय इन्फोसिस, इन्फोसिस ने अपनी जो कॉस्ट इंकर्ड की है बोल रहा है कि मैंने $42,000 कॉस्ट इंकर किए। क्वेश्चन का पार्ट है ये, मैंने पूरा बताया क्वेश्चन का पार्ट है। ये जो दे रखा है ये कंट्रीब्यूशन दे रखा है रेलिवेंट। अब देखिए जब आप अपना ऊपर के स्टेप कवर करेंगे, एक मिनट में ऊपर आ जाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालिए। कहाँ गया, थोड़ा सा स्लो हो गया कंप्यूटर, कोई बात नहीं, इसको अरेंज कर लेंगे बाद में, पर बीच में अभी वीडियो रोक नहीं सकता। तो डिटरमिन टोटल प्रॉफिट जो है ये 40,000 का पार्ट है, उसमें रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो किया है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने कितना किया है। तो आपको पता है कि जो 40,000 है प्रॉफिट का, उसमें कंट्रीब्यूशन निकलेगा 4:4:2 के रेशो में, ये मैंने बताया था। जैसे ए बी सी है, हमारे केस में क्या है, गूगल, इन्फोसिस और टीसीएस है, तो उसके बीच में क्या होगा, 40-40-20 कंट्रीब्यूशन है। तो 40-40-20 कंट्रीब्यूशन को निकालो और प्रॉफिट को बांट दो। तो आपको बताया कि 40,000 का 40/100, 40,000 का 40/100 और 40,000 का 20/100, इस तरीके से निकल जाएगा। हमें निकालनी है इन्फोसिस की ओनली, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एएलपी निकाल लो इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस की कॉस्ट कितनी दे रखी है, $42,000, और जो उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आया। तो देखिए कितना सिंपल सा पार्ट है। अब ठीक है, ये तो देख सकते हैं आप, देखो 2 लाख की कॉस्ट, 2 लाख की सेल प्राइस थी गूगल की। अलीबाबा ने क्या करा था, अमाउंट पे किया था, उसमें से गूगल ने बोला कि सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्ट कितनी लग गई, $1,60,000। तो 40,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। रेलिवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 40-40-20 है, ये गूगल, ये इन्फोसिस और ये टीसीएस। तो आप देख सकते हैं 16,000, 16,000, 8,000, ये थर्ड स्टेप हो गया। 40,000 को आपने स्प्लिट कर दिया, प्रॉफिट को स्प्लिट कर दिया। अब देखिए इन्फोसिस की कॉस्ट क्या हो गई, $42,000, ये है कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट कितना है, 16,000 का। तो टोटल मिला के जो उसके लिए सेल होगी वो 58,000 होगी। जबकि वो दिखा कितने में रहा था कि 2 लाख जो थे वो इन्फोसिस में बटे तो 50,000। तो जब इन्फोसिस अपनी सेल सिर्फ 50,000 दिखाएगा तो उसने जानबूझ के $8,000 कम दिखाए। $8,000 कम दिखाने से उसका प्रॉफिट कम बना और उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, इसलिए एएलपी क्या लो, 58,000 लो, ना कि 50,000 लो। तो देखिए इनकम कितनी बढ़ जाती, $8,000 बढ़ जाती है अगर आप एएलपी लेते हो। इसलिए एएलपी आपको लेना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस लेना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस नहीं दिखा सकते हो। तो ये पार्ट हो गया आपका। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि अपना कौन सा है, लास्ट मेथड। तो मैंने क्या है पहले से ये बना लिए थे, तभी थोड़ा सा क्या है काम आसान हो गया, नहीं तो क्या है मुझे पूरा का पूरा ये करवाना पड़ता। अब इससे एक तरीके से आपकी हेल्प क्या मिल गई कि पहले से पर्टिकुलर पार्ट दे रखे हैं। अब अगर आपको ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो ये भी आप ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो मुझसे मांग लेना, नहीं तो आप क्या करना, कॉपी लेना साथ में और पर्टिकुलर सारा पार्ट लिख लेना। देखिए ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड है, इसमें क्या बोल रहा है, एएलपी कैसे निकलेगी, कॉस्ट इंकर्ड प्लस परसेंटेज और प्रॉफिट चार्ज बाय अदर प्लेयर। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटर भी होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर। फिर हम 4th 5th का एक साथ देख लेंगे ना, क्योंकि हम एक साथ कवर कर रहे हैं। पहले मैं ये एग्जांपल कवर कर लेता हूँ, उसके बाद 4th 5th का वो थियोरटिकल पार्ट है वो भी कवर कर लेंगे। देखिए इंडियन कंपनी है आईटीसी, वो अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज दुबई कंपनी कोई भी उसको गुड्स बेचती है, तो उस केस में वो 20% प्रॉफिट चार्ज करती है। मान लो 100 की कॉस्ट है, उस पर 20% प्रॉफिट चार्ज किया, ₹20, तो 120 में सेल करती है। लेकिन एक कॉम्पिटिटर जो एचयूएल लिमिटेड है
वो क्या करता है, जब एक कॉम्पिटिटर है वो किसी पार्टी को माल बेचता है, तो सेम जो पार्ट है, देखो जैसे सेम गुड्स है ये मान के चलिए, तो कॉस्ट उसकी 120 है और उस पर क्या करता है वो 36 में बेचता है, इसका मतलब 156 में बेचता है, 30% प्रॉफिट। तो यहाँ पे जानबूझ के इंडियन कंपनी ने क्या करा, कम प्रॉफिट चार्ज किया है, ये बोल रहा है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट लगी है इंडियन कंपनी की, तो इंडियन कंपनी की कॉस्ट कितनी लगी है, 100 रुपीज़ लगी है कॉस्ट इनकर्ड, प्लस उसमें क्या करो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज बाय अदर प्लेयर, क्योंकि अदर प्लेयर 36 रुपीज़ जोड़ के बेचता है, इसका मतलब 36/120 करोगे इंटू 100 करोगे तो वो 30% प्रॉफिट जोड़ता है। तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट है उसमें हम आपका प्रॉफिट नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, जो कॉम्पिटिटर ने प्रॉफिट चार्ज किया है वो जोड़ के देखो, तो कितना आ गया 130। अब आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, 120 रुपीज़ में बेच रहे हो, जबकि बेचने कितने में चाहिए थी, 130 रुपीज़ में। तो आप अपनी सेल प्राइस कम दिखा रहे हो, सेल प्राइस कम दिखाने से आपका प्रॉफिट कम बनेगा और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 130 पे अगर आप 130 पे दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वापस से बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है इस पे दिखाओ, किस पे दिखाओ, इस पे देखो, नीचे ये भी कवर कर रखा है कि 100 + 30% ऑफ 100 130 पर इंक्रीज इन इनकम, कितनी इंक्रीज होगी इनकम में, 10 रुपीज़ का इंक्रीज हो जाएगा। 10 रुपीज़ का इंक्रीज होने से क्या होगा, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो आपको ALP 130 पे दिखानी है ना कि 120 पे। ये नॉर्मल पार्ट हो गया। अब देखिए पहले वाला मेथड जो आपने देखा था प्रॉफिट स्प्लिट, जो कि आपने गूगल, इन्फोसिस और TCS का देखा था, उसका देखिए थियोरटिकल पार्ट दे रखा है, कह रहा है विच में बी एप्लीकेबल मेनली इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ यूनिक इंटेंजिबल्स और इन मल्टीपल, देखो मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन विच आर सो इंटर रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड सेपरेटली फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ एनी वन ट्रांजेक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिनको अलग अलग क्या है किया नहीं जा सकता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को स्प्लिट करते हैं, हम कॉस्ट को स्प्लिट नहीं कर पा रहे, हम प्रॉफिट को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाख में से $160, $1,60,000, $1,60,000 गए थे, तो $40,000 का प्रॉफिट बचा था। तो बोल रहा है कि कंबाइंड नेट प्रॉफिट निकालो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का। आपको पता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुए तीनों, गूगल, इन्फोसिस, TCS का एक साथ निकाला। फिर उस केस में क्या बोल दिया, रेलिवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है हर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, कि कितना कितना उनका प्रॉफिट का हिस्सा होगा। तो आपको पता है गूगल का 4, इन्फोसिस का 4 और TCS का 2 था, 40-40-20% ये था, तो वो निकालो। फिर आपको बोल रहा है कि जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है उसको स्प्लिट करो, तो स्प्लिट कर दिया, तो आपको पता है कि जो इन्फोसिस का था वो 16,000 का प्रॉफिट आया। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट दस अपोर्शन टू असेसिस टेकन इनटू अकाउंट टू अराइव एट आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। तो कॉस्ट में पर्टिकुलर उसका प्रॉफिट जोड़ दिया, तो आपको पता है कि इन्फोसिस की कॉस्ट थी 42, उसमें 16,000 जोड़ दिए थे, 58 आ गया। फिर देखिए अभी ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड देखा, इसमें जनरली हमने क्या देखा कि आपकी जो कॉस्ट लग रही है उसके साथ जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉम्पिटिटर का जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रिलाइज बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू विद एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज कंप्यूटेड इन रिलेशन टू कॉस्ट इंकर्ड और सेल अफेक्टेड और एसेट एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड बाय द एंटरप्राइज और हैविंग रिगार्ड टू एनी अदर रेलिवेंट बेस। तो देखिए ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या बोलता है कि जब भी एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन करेगा तो वो इंटरनेशनल होंगे या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक होंगे, तभी तो हम ALP निकाल रहे हैं, सीधी सी बात। तो उस केस में जो कॉस्टिंग करी हुई है, जो सेल दी है, जो एसेट्स लगाई है, तो उस केस में जो नेट मार्जिन है वो क्या होगा। तो बोल रहा नेट मार्जिन क्या होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन रिलाइज बाय एंटरप्राइज और बाय एन अनरिलेटेड एंटरप्राइज फ्रॉम ए कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन और ए नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द सेम बेस। Net profit margin referred to in second arising in comparable uncontrolled transaction is adjusted to take into account the differences, if any, between the international transaction or the specific domestic transaction and the comparable uncontrolled transaction, or between the enterprise entering into such transaction which could materially affect the amount of net profit margin in the open market. The net profit margin realized by enterprise and referred to in one is established to be the same as the net profit margin referred to in third. The net profit margin thus established is then taken into account to arrive at arm length price in relation to international transaction और specified domestic transaction। देखिए जब आप ये पॉइंट पढ़ोगे तो इसमें बस यही बोल रहा है कि अनरिलेटेड एंटरप्राइज का जो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपको पता है कि अनरिलेटेड कौन है, कॉम्पिटिटर एक तरीके से, जो वो क्या करता है जब दूसरे को बेचता है, तो उस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम तो रिलेटेड को बेच रहे हैं, तो उस केस में तो हम 20% कर रहे हैं, लेकिन अनरिलेटेड के केस में क्या हो रहा है 30%, क्या हो रहा है
30%, तो उस केस में क्या हो गया, 30% के पार्ट को आपको लेना पड़ेगा, तो आपको अपनी कॉस्ट के साथ उस 30% के पार्ट को करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन रिलाइज बाय एंटरप्राइज एंड रेफर्ड टू इन फर्स्ट इज एस्टेब्लिश टू बी द सेम एज द नेट प्रॉफिट मार्जिन रेफर्ड टू इन थर्ड। तो देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेफर्ड टू इन टू अराइजिंग कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, यानी अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो हुए, is adjusted to take into account the difference, if any, between the international transaction or specified domestic transaction and comparable uncontrolled transaction, or between the enterprises entering into such transaction which could materially affect the amount of net profit margin in the open market। तो ओपन मार्केट में कितना था, ओपन मार्केट में जनरली 30% था, ओपन मार्केट में कॉम्पिटिटर के साथ 30% था। तो आपको पता है कि 30% था, तो अपनी कॉस्ट में हम 30% जोड़ेंगे, न कि 20% जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर पार्ट पूरा आ गया। अब देखिए बोल रहा है कंपैरिजन क्या है, अगर आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कंपेरेबिलिटी वेरी हाई, आरपीएम में क्या दे रखा है, रीसेल प्राइस मेथड में हाई, ये आपका कॉस्ट प्लस मेथड है इसमें दे रखा हाई, फिर ये आपका प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है इसमें मीडियम, और ये आपका लास्ट था ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, इसमें था मीडियम। ठीक है, तो वेरी हाई 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 मीडियम मीडियम, मेरे हिसाब से जनरली आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही कवर कर लिया क्योंकि मेरे को ये CA/CS की बुक में जनरली दिख गया। फंक्शनल कंपेरेबिलिटी की बात करेगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीडियम मीडियम, यहाँ पे बोल रखा हाई, और यहाँ पे दोनों में बोल दिया वेरी हाई। अप्रोच क्या है, यहाँ पे जनरली प्राइसेस बेंचमार्क होती है, यहाँ पे जो आपको रीसेल प्राइस मेथड की बात कर रहा है तो यहाँ पे GPM ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल बेंचमार्क है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट बेंचमार्क, यानी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ। एक बार देख लेना, मैंने जनरली यही बताए थे। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको बताया $40,000 का। नेट ये जो दे रखा है ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन ये बात करता है। अब देखो ये बोल रहा है कि वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई एज वेरी हाई डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी रिक्वायर्ड, क्योंकि जब हमने कप मेथड देखा तो हमें क्या करना था, एक तरीके से अनकंट्रोल्ड मेथड कवर करना था, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन में। उसके बाद हमें क्या करना था, जो भी डिफरेंस थे फंक्शनल के या परचेज से रिलेटेड है उनको एडजस्ट करना था। तो वो बहुत टिपिकल होता है निकालना कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वारंटी से रिलेटेड रिस्क, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। डिफिकल्ट टू अप्लाई एज हाई डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी रिक्वायर्ड, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके प्रोडक्ट को आपको दूसरे अनरिलेटेड पार्टी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना पड़ता है, फंक्शनल कंपेरेबिलिटी करनी पड़ती है, तो इस तरीके से डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट टू अप्लाई एज हाई डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी रिक्वायर्ड, इसमें भी यही है। अब देखिए PCM प्रॉफिट स्प्लिट कॉम्प्लेक्स मेथड स्प्रेंगली यूज, इसका मतलब क्या है, देखिए ये ज़्यादा यूज नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स मेथड है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में सेल में से कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी, और प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एसोसिएटेड एंटरप्राइज में बांटना पड़ेगा। जैसे मैंने गूगल में, इन्फोसिस में और TCS में बांटा, तो उस केस में क्या टिपिकल होता है निकालना कि किसने कितना % क्या है काम किया है, या उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, वो टिपिकल हो गया। फिर देखिए TNMM मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, तो ये जनरली मेथड यूज होता है कि भाई कॉम्पिटिटर किस प्राइस में बेच रहा है, उस प्राइस पे जनरली प्रॉफिट को निकालो और उसको यूज़ कर लो। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशो दे रखे हैं, ये मैंने अलग से कवर कर लिया। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये भी चांस नहीं है, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं लेना था कि कुछ पार्ट आपका रह जाए, तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रेशो भी कवर कर लिया और आपका सारा पार्ट खत्म। देखिए क्या बोल रहा है, द कॉस्ट कवरेज रेशो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू कवर इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थ्रू ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे आपको बताया कि ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जो गुड्स को यानी मेटल को बनाने के खर्चे होते हैं, या उसको खरीदने से रिलेटेड खर्चे होते हैं, सर्विस को लेने से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो तो ऑपरेटिंग होते हैं। लेकिन P&L के जो आइटम होते हैं उसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों आते हैं। तो ऑपरेटिंग में क्या होगा, P&L में ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, वो ऑपरेटिंग हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट, डोनेशन, चैरिटी, लॉस बाय फायर, इसी तरीके से मैंने बोल दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो आपके नॉन ऑपरेटिंग हो गए। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको ऑपरेटिंग सेल या ऑपरेटिंग जो भी सर्विस प्रोवाइड की है उससे जो अमाउंट मिला है इनकम, उससे क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। गिवन द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल, द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ ए सेलेक्टेड कंपेरेबल कंपनी आर द सम ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस EBIT। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए सेलेक्टेड कंपेरेबल कंपनी आर द सम ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो सेल है उसमें से लेस क्या कर दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि क्या होता है कि पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है फाइनेंशियल, वो लिमिटेशन में होती है। लिमिटेशन मतलब ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो उस केस में हम जनरली कैसे निकालते हैं कि जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो उनकी नेट सेल हुई है उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेंगे, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि देखिए ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर टैक्स होता है उसमें प्लस टैक्स करते हैं।
फिर प्लस इंटरेस्ट करते हैं, जैसे आपने इंटरेस्ट प्लस किया तो ये इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लोन का है, डिबेंचर्स का आपने लोन प्रोवाइड किया, पब्लिक डिपॉजिट्स का, बॉन्ड का इंटरेस्ट है तो वो जोड़ दिया गया, ठीक है, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। तो ऑपरेटिंग सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस करोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो आएगा। अगर सेल में से कॉस्ट लेस करोगे तो सेल में से प्रॉफिट लेस करोगे तो कॉस्ट ही तो आएगी। तो वैसे सेल में से अगर ये प्रॉफिट लेस करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही आएगा। फिर रिटर्न ऑन एसेट रेशो, तो ये बोल रहा है मेजर्स द अमाउंट ऑफ EBIT पर रुपी ऑफ एसेट इन्वेस्टेड, क्योंकि आप सोचो कि ऊपर क्या आएगा, EBIT आ गया, रिटर्न कि एसेट्स पे कितनी रिटर्न कमा रहे हैं, नीचे क्या आएगा, एसेट। अब देखो ये बोल रहा है कि पर रुपी ऑफ एसेट इन्वेस्टेड, अगर आप इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगी, अगर आप इंटू 100 नहीं करोगे तो EBIT पर रुपी निकल के आ जाएगी, EBIT पर रुपी। जैसे अगर मैंने बोला कि प्रॉफिट कितना है 2 लाख है और एसेट कितनी है 20 लाख, तो 2 लाख अपॉन 20 लाख करोगे तो 0.10 पर रुपी आ जाएगा, समथिंग यही आएगा ना, हाँ 0.10 पर रुपी आ जाएगा। दिस इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजरिंग ईच कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दैट इज हाउ एफिशिएंटली द एसेट हैव बीन डिप्लॉयड बाय द कंपनी। किस एफिशिएंटली तरीके से एसेट्स को लगाया गया और उसके थ्रू रिटर्न कमाई गई है। 20 लाख एसेट लगाने से 2 लाख का क्या है, प्रॉफिट हुआ ये। फिर देखो क्या बोल रहा है, बेरी रेशियो इज द रेशियो ऑफ GP टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी GP का किससे रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। इट मेजर्स द रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी GP अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बता रहा है। एज द फंक्शन परफॉर्म बाय टैक्स पेयर आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस रेशियो डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप ऑफ द इनकम अर्न इन रिलेशन टू फंक्शन परफॉर्म। ठीक हो, तो ये क्या बोल रहा है कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए, मतलब क्या क्या बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस किए, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, गुड्स को खरीदने बनाने से लेकर उसको बेचने तक के खर्चे, जो भी पार्ट है वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो गए, आपने ये फंक्शन परफॉर्म किया। ओके, फिर देखिए उसके बाद जनरली आपने क्या करा, उसी के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो आपने उसको क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया, तो आपने डिवाइड किया। दिस रेशियो हेल्प्स इन ओवरकमिंग द डिफिकल्टीज इन अप्लाइंग द RPM विच डज नॉट एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए जब आप रीसेल प्राइस मेथड की बात करते हो, रीसेल प्राइस मेथड की, तो जनरली बोल रहा है कि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे क्रिएट हुआ उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, जबकि बेरे रेशियो उसको बता देता है। दिस रेशियो इज यूज्ड इन कंडक्टिंग एन आर्म लेंथ एनालिसिस ऑफ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री सच एज लिमिटेड रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एक तरीके से ये अच्छा रेशियो है। The Berry ratio may be used to test whether service provider have earned enough markup on their operating expense। इसका मतलब क्या हुआ, देखो GP अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मान के चलिए जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हो गए, आप बोल के चलिए 50,000 ये है। अगर ये 20,000 GP है तो 27/50 कितना हो गया, 0.40। अगर आप इंटू 100 के अकॉर्डिंग देखोगे तो कितना हो जाएगा, 40%। क्या हो गया, 40%। तो ये बताएगा कि किस तरीके से जो मार्कअप हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का वो कितना परसेंट है, 40% है, ये बता दिया कि जो आपका प्रॉफिट निकला है। इन एसेंस द बेरी रेशियो इम्प्लिसिटी अज्यूम्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लेवल ऑफ GP अर्न बाय रूटीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। जो ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज या और भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये बताता है कि किस तरीके से लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अराइज हुआ है और क्या लेवल ऑफ GP रहेगा, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि अगली बार किस तरीके से आपको इसको मेंटेन करना है और अगली बार किस तरीके से इसको कम करना है। तो एक तरीके से आर्म लेंथ प्राइस के लिए भी ये अच्छा सा मेथड है। तो आई होप मैंने ज़्यादातर सारा पार्ट कवर करा लिया। ऐसे तो आप क्या करोगे, CS के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्वेश्चंस और ज़्यादा आते हैं और आपको पता है कि उस केस में जो प्रैक्टिकल केस बनते हैं वो और टिपिकल बनते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करी क्योंकि हमारा थियोरटिकल पार्ट आता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल जहाँ जहाँ से मुझे मिले वहाँ से मैंने ये कवर कर लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी पर्टिकुलर मेथड है, क्योंकि क्या पता है कभी कभी ये भी मेथड आपके आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने जनरली कोई पार्ट देखा नहीं है इसका, लेकिन कभी आपके मेथड आ गए, क्योंकि आपको पता है कि जून 19 से सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो भी इसमें ली गई है। तो क्या पता आपका ये पार्ट आ सकता है, तो इसको ज़रूर देख लेना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।